Start recording. Hello guys, welcome back. This is your educator Avinash and I welcome you all on this very amazing platform of Physics वाला. Right. So guys, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था we have already had 2 sessions on isomerism. पहले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में मेनली हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में पूरी स्टडी करा था, जहां पे हमने ये देखा था कि कितने टाइप्स के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जहां पे हमने ये देखा कि इन अ नटसेल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सच एज योर आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सीन कि किस तरीके से हमने ड्यू को फाइंड करा था, दैट इज ड्यू यूज योर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड बेस्ड ऑन दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वी हैड कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, राइट। अगर आपको कोई कंपाउंड मिल जाता है और आपको ये बताना है भाई साहब कि उस कंपाउंड में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ड्यू, राइट। अच्छा, ड्यू आपको डायरेक्टली नहीं बताता है कि आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे, बेसिकली आपको ड्यू से ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर ड्यू की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है, ड्यू का वैल्यू अगर 1 है तो क्या पॉसिबिलिटी है, और जब ड्यू की वैल्यू 2 हो जाती है तो क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इन सारे पॉसिबिलिटीज को यूज करके, इन सारे आपके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने ये देखा था कि कितने आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसी भी गिवन कंपाउंड के हम बना सकते हैं, राइट। आई होप आई एम क्लियर, राइट। सो उसके बाद हमने कल वाले क्लास में हमने ये देखा था कि हम फर्स्ट क्लास वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशनल और योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और कल वाले क्लास में हमने डिटेल में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने ये देखा था कि जीआई कैसे हम फाइंड करेंगे। कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, अगर आपसे ये पूछता है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, तो आप किस तरीके से वहां पे ये आंसर करते हो, क्लियर है या नहीं। तो अगर याद हो तो हमने कल ये देखा था कि फॉर एनी कंपाउंड की अगर वो जीआई शो करे उसके लिए कुछ बेसिक पॉसिबिलिटीज थी या कुछ बेसिक नॉर्म थे। पहला कंडीशन ये था कि आपका जो भी कंपाउंड है दैट दे मस्ट पोजेस सम रेस्ट्रिक्टेड साइट। रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलने से क्या कि सर आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्टेड हिंड्रेंस वाले साइट होने चाहिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी का हमने बात करा था सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन और रिंग, राइट। सो रिंग हो या सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी डबल बॉन्ड एन हो या एन डबल बॉन्ड एन हो या फिर कोई जनरल सी रिंग हो, तो उन सारे केसेस में हमने ये देखा कि जीआई की पॉसिबिलिटीज थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल बात नहीं कि अगर आपका कोई कंपाउंड जीआई शो कर रहा है तो उसमें बस एक ही कंडीशन था, ऐसा तो बिल्कुल मैंने नहीं बोला था भाई साहब। मैंने बोला था कि 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड साइट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि आप जो रेस्ट्रिक्टेड साइट की बात कर रहे हो उस रेस्ट्रिक्टेड साइट के अलोंग जो आपने 2 ग्रुप्स को इंसर्ट करा है, दैट 2 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, दैट इज एक्स एंड वाई जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए एंड ए और बी जो है एक दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा, राइट। हमने ढेरों सारा एग्जांपल करा था, हमने ढेरों सारा एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये क्लियर करा था किस तरीके से हम बता सकते हैं जीआई, राइट। इन अ नटसेल हमने 3 टाइप के जीआई को स्टडी करा था, दैट इज योर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था हमने सीन और एंटी को पढ़ा था, और एट द एंड हमने ये भी देखा था किस तरीके से ई और जेड हम बता सकते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में बेस्ड ऑन योर सीआईपी रूल, राइट। हमने ये भी देखा कि सीआईपी रूल के रूल्स क्या थे। इन अ नटसेल मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे और उस 4 रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपने किसी भी कंपाउंड को असाइन करना था उसका जेड या ई कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हमने जेड और ई के लिए भी हमने ढेरों सारे कंपाउंड्स को स्टडी करा था, हमने ढेरों सारे एग्जांपल्स करे थे और हमने अपनी जो भी डाउट्स थी, जो भी दुख समस्या परेशानी कष्ट था, हमने उसको दूर करा था, राइट। क्या इतनी बात क्लियर है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज, क्योंकि कल हमने अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट था उसको हमने कंपाउंड कर लिया था। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट अगर आपने सुना होगा तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, राइट। बेसिकली आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको ये वहां पे ये बात डिटेल में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो होता है दैट इज योर कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। सो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में सी डबल बॉन्ड सी या कोई भी आपका रेस्ट्रिक्टेड साइड के अलोंग जो रोटेशन होता है वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, दैट मीन्स हम उसको घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते, और तब हम वहां बात करते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। बस हम वहां क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स होती है उसको हम बस डिफरेंट कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई साहब,
हम C डबल बॉन्ड C के क्रॉस या में दैट मींस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस हम उस बॉन्ड को रोटेट करके हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते हैं और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स देखते हैं इन स्पेस, राइट। सो वही तो हमारा डेफिनेशन था, व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म is what is the spatial arrangement of atoms in a molecules with the rotation of C double bond C। और जब आप रोटेट करते हो C डबल बॉन्ड C कार्बन, जो C सिंगल बॉन्ड C के कार्बन के क्रॉस, जब आप बॉन्ड को रोटेट करोगे आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मिलेगी और उस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को आप इस तरीके से इनहांस करते हो कि आपका उसका IUPAC नेम चेंज नहीं होता, आपने बस उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एक तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है और आई गेस आप सभी काफी अच्छे से पढ़ के आए होंगे। जो भी आपकी डाउट्स थी, जो भी आपकी परेशानी होगी, वी कैन इजीली डिस्कस आफ्टर द क्लास। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट, दैट इज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो सवाल उठता है सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई साहब। तो सुनो, इससे पहले मैं टॉपिक के अंदर जाऊं, टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपन को कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। क्या बोला मैंने बोला टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपन को कुछ बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे टॉपिक का जो सबसे पहला बेसिक टर्म होता है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अरे भाई कुछ तो बोलेगा। मैं बोल रहा हूं कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट अस क्लियर सम ऑफ द बेसिक्स। हमने कुछ बेसिक्स क्लियर करना होता है, दैट दो कि आपका एक फाउंडेशन लेट करता है कि हम चैप्टर को अच्छी तरीके से या किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से अच्छे साइंस में या अच्छे नोट पे खत्म करें, राइट। सो इससे पहले मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाऊं, थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ बेसिक्स। सो पहला जो टर्म मैं डिस्कस करूंगा वो है कायरल सेंटर और दूसरा मैं टर्म जो डिस्कस करूंगा वो है कायरल कार्बन। तो सुनो, क्या बोला मैंने, सीधा देतर। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर का मतलब होता है कि आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, मैंने क्या बोला, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के क्रॉस जो आपका जो भी मॉलिक्यूल्स लगे हैं, अगर वो डिफरेंट हुए, दैट मींस डिसिमेट्री, अगर किसी कंपाउंड में डिसिमेट्री है, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम के क्रॉस जो आपने ग्रुप्स को लगाया है, अगर वो डिफरेंट है, दैट मींस दैट कार्बन इज योर और दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर। क्या बोला मैंने? sp3 हाइब्रिडाइज एटम के क्रॉस, sp3 हाइब्रिडाइज एटम के क्रॉस आपने जो भी ग्रुप्स लगाया है, अगर वो डिफरेंट है, दैट मींस दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बोला भाई साहब मैंने बोला sp3 मैंने क्या बोला भाई साहब? मैंने बोला कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम के थ्रू, sp3 हाइब्रिडाइज एटम के पास sp3 हाइब्रिडाइज एटम, if sp3 hybridized atom attached with four different groups, four different groups constitute your what? Constitute your chiral कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है? अबे हाँ या ना कुछ तो बोलेगा भाई। देख सिंपल सा मतलब है कायरल कार्बन, कायरल सेंटर का। भाई देख, अगर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, क्या बोला मैंने? कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है। क्या बोला भाई साहब? मैं बोला कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है और उस सेंटर के अक्रॉस अगर आपने जो चारों ग्रुप्स लगाए हैं या जो भी उसकी सराउंडिंग है, अगर वो डिफरेंट है, दैट मींस दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर। क्या इतनी बात क्लियर है भाई साहब? क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता, लेट से मैंने बोला कि कोई भी लेते, लेट से ये मेरा कोई आपका एक सेंटर है, कोई भी सेंटर हो सकता है, इसके अक्रॉस मैंने, अच्छा बता, पहले मैं ये बता तू भाई साहब, पहले तुझे ये बताना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। भाई साहब हाइब्रिडेशन कैसे देखते हैं भाई? अगर 4 सिग्मा है, मैंने क्या बोला भाई साहब? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखते हैं, अगर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिखे, दैट मींस दैट कार्बन इज योर sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अबे हाँ या ना कुछ तो बोलेगा। सो अगर बात क्लियर है तो तुझे यहां दिख रहा है, यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, चमक रहा है या नहीं चमक रहा? आपको यहां 4 सिग्मा बॉन्ड चमक रहा, राइट। सो अगर यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड चमक रहा, दैट मींस ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा भाई साहब मेरी हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या है,
अच्छा ये बात याद रखना, हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं सेंट्रल एटम के क्रॉस, राइट। तो यहां पे देखो सेंट्रल एटम क्या दिख रहा, कार्बन दिख रहा। सो कार्बन के क्रॉस तुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 ग्रुप्स में लगाया है, लेट से Cl लगाया है, Br लगाया है, मान ले मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, और मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। लगाया दिया कि नहीं, दिख रहा है या नहीं भाई साहब, आंखों से देख सकता है ना। देख कार्बन के क्रॉस जो मैंने 4 ग्रुप्स लगाए हैं, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे नादानी हो गई मेरे से, सो दैट्स इज नॉट योर, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया ब्रोमीन। क्या बोला मैंने, लेट्स से ये आपका ब्रोमीन है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा चमकता हुआ, अगर आपको यहाँ चमकता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको यहाँ चमकता हुआ दिखेगा भाई साहब कि इस कार्बन के क्रॉस दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर के क्रॉस, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर के क्रॉस जो मैंने 4 ग्रुप्स लगाए हैं, जो आपको यहाँ पे 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप चौथा ग्रुप, राइट। तो जी आपको चारों ग्रुप्स दिख रहे हैं, वो कैसे हैं भाई साहब, डिफरेंट है। सो अगर आपको किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम के क्रॉस जो आपने ग्रुप्स लगाया है अगर वो डिफरेंट है, दैट मींस डिसिमेट्री आपको दिख रही है किसी भी एटम के क्रॉस, और ऑब्वियस सी बात है अगर कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट। और किसी भी एटम के क्रॉस जो आपने 4 ग्रुप्स लगाए हैं अगर वो डिफरेंट है, दैट मींस इट इज क्लियरली सजेस्टिंग दैट कार्बन इज योर व्हाट, दैट कार्बन इज योर कायरल सेंटर, दैट कार्बन इज योर, अबे कुछ तो बोलेगा भाई साहब, दैट कार्बन इज योर कायरल सेंटर। चल क्लियर है भाई साहब, तो कायरल सेंटर क्लियर है, राइट। कायरल सेंटर का मतलब सिंपल सी मतलब है कि आपने पहले ये देखना है कि क्या उसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, और अगर है उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या उसके क्रॉस जो आपने ग्रुप्स लगाया है क्या उसमें डिसिमेट्री है या नहीं, और अगर उसमें डिसिमेट्री है, अगर उसमें तेरे को चमकता हुआ दिख रहा है डिसिमेट्री, दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर, और दैट सेंटर इज योर व्हाट, कायरल सेंटर। तो भाई साहब ये कौन सा सेंटर है, अच्छा कायरल सेंटर है। एक बात और, हम हमेशा कायरल सेंटर को स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा कायरल सेंटर को ऐसे स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये तू आगे चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पिप इनटू करेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कायरल सेंटर को हमेशा एज ए स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कायरल कार्बन। भाई देख कायरल सेंटर अगर तू समझ गया तो तू समझ ले, सॉरी मैंने बोला अगर तू कायरल कार्बन समझ गया, क्या बोला मैंने, अगर तू कायरल सेंटर समझ गया, फिर से रिपीट करता, अगर तू कायरल सेंटर समझ गया भाई साहब तो कायरल कार्बन कुछ नहीं। मैंने बोला भाई अगर कायरल सेंटर क्या होता, कायरल सेंटर मतलब होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम के अक्रॉस अगर आपको देखो डिसिमेट्री दिख गई, दैट मींस दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर। और मैं अभी ये बोल रहा हूं कि वो जो कायरल सेंटर बनेगा, अगर वो कायरल सेंटर पे जो एटम है, जो sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, अगर वो कार्बन हुआ, सो दैट मींस कार्बन के क्रॉस अगर आपने जो 4 ग्रुप्स लगाए हैं अगर वो डिफरेंट हुए, दैट मींस दैट सेंटर इज योर व्हाट, दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। जैसे तेरे को यहां चमकता हुआ दिख रहा, तेरे को यहां चमकता हुआ क्या दिख रहा है, इधर देख, ऑब्वियस सी बात है अगर तेरे को चमकता हुआ है क्या दिख रहा, सर मेरे को यहां दिख रहा है कि कार्बन, ठीक। सो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम क्या है आपका, कार्बन है। सो दैट मींस कार्बन के क्रॉस, कार्बन के क्रॉस, अच्छा कार्बन के क्रॉस मेरे को बता सकता है क्या कि हाइब्रिडेशन क्या है, क्या तू मुझे ये बता सकता है क्या इस कार्बन के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अरे कुछ तो बोलेगा। इस कार्बन के क्रॉस हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है तेरे को, इस कार्बन के क्रॉस तेरे को हाइब्रिडेशन 4 दिख रहा होगा, मतलब दैट मींस स्टेरिक नंबर 4 दिख रहा होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 है दैट मींस ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, सो भाई साहब ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन को शो कर रहा, राइट। दूसरी बात तुझे यहां पे ये कंफर्म करनी है, दूसरी बात तूने यहां पे ये कंफर्म करनी है कि भैया ये बताओ क्या इसमें तेरे को डिसिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही, क्या तेरे को इसमें डिसिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे A है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे B है। सो कहने का सेंस ये है कि आपको तेरे को यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है दैट इज योर कार्बन, और इस जिसकी हाइब्रिडेशन है sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या है भाई साहब, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर के अक्रॉस तेरे को डिसिमेट्री दिख रही है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है क्या, कार्बन है, राइट। सो अगर कार्बन के अक्रॉस जो तुझे ग्रुप्स दिख रही है अगर वो चारों डिफरेंट हुए, दैट मींस दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर। और इसी को हम बोलेंगे अगर ये सेंटर वाला कार्बन अगर कार्बन है, अगर सेंटर और कायरल सेंटर अगर कार्बन है, सो भाई इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, कायरल कार्बन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। एक सिंपल सा मतलब है भाई, इतना कॉम्प्लिकेट होने की दरकार ही नहीं है। मैं बोला कि अगर तेरा बीच में कार्बन है, राइट, बीच में कार्बन है और कार्बन
जिसकी कार्बन है बीच में, राइट, मैंने क्या बोला, बीच में कार्बन है और कार्बन के क्रॉस जो मैंने 4 ग्रुप्स लगाए, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट। तो अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है तो वो 4 ग्रुप्स को अपने साथ अटैच करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। सो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर कार्बन का सेंटर, अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 है तो उसके क्रॉस जो ग्रुप्स लगेंगी वो भी 4 ही लगेंगी। और अगर वो जो चारों ग्रुप्स उसके क्रॉस लगी हैं और अगर वो चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हुए, दैट मीन्स वो आपका कायरल सेंटर है। और अगर उसको हम कायरल सेंटर बोल रहे हैं तो हमको यह दिख रहा है कि कायरल के सेंटर में एटम कौन सा है, कार्बन है। सो अगर कार्बन के क्रॉस अगर 4 ग्रुप्स डिफरेंट है, दैट मीन्स दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर और उसी को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं? सो ये देखो दिखा कायरल कार्बन, सही है। अच्छा अब इधर देखते हैं, इधर देखिए, इधर आपको इस कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे दिख रहा तुझे। सो इस कार्बन पे तुझे 4 ग्रुप्स डिफरेंट दिख रहे होंगे। मैंने क्या बोला, इस कार्बन पे तुझे 4 ग्रुप्स डिफरेंट दिख रहे होंगे, 4 ग्रुप्स तुझे डिफरेंट देखो। देख इस कार्बन के क्रॉस एक क्लोरीन दिख रहा, इस कार्बन के क्रॉस एक हाइड्रोजन दिख रहा, इस कार्बन के क्रॉस एक हाइड्रोजन दिख रहा और इस कार्बन के क्रॉस एक बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। सो दैट मींस ये बीच वाला है क्या, ये बीच वाला कार्बन एक्चुअली है कुछ नहीं, दैट इज जो अगर कुछ लिखा नहीं है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है भाई साहब, तो ये है क्या, ये आपका कार्बन है। तो देखो कार्बन के क्रॉस तुझे 4 डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं। देख इस कार्बन के क्रॉस आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहा, पहला क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और चौथा एक प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा तुझे, राइट। ब्यूटाइल 1 2 3 4 सॉरी ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। दैट मींस कार्बन के क्रॉस जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के क्रॉस जो तुझे ग्रुप्स दिख रहा है, चारों के चारों ग्रुप्स एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस सेंटर इज व्हाट वी कॉल्ड एज योर, दिस सेंटर इज व्हाट वी कॉल्ड एज योर कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे भाई साहब इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलेगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इधर देख। सो 2 एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अच्छा अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाली एग्जांपल इधर देखना, ध्यान से देखना इधर। भाई साहब क्या लगता है कितने के यहाँ पे कायरल कार्बन तुझे दिख रहे हैं? देखो एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग दिख रहा तुझे, एक साइक्लोहेक्सेन का तुझे रिंग दिख रहा सर, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा। अच्छा अब यहां देख, इस कार्बन के क्रॉस देख, इस वाले कार्बन के क्रॉस तुझे दिखना है और इस वाले कार्बन के क्रॉस तुझे दिखना है, ठीक। तो अगर तू जब एक बार यहां खड़ा होता है तो एक बार जब तू ऊपर जाएगा तुझे OH दिख रहा, जब तू इधर जा रहा तुझे कार्बन दिख रहा और जब तू इधर जा रहा तुझे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा तुझे एक हाइड्रोजन यहां पे मिसिंग दिख रहा होगा, तो भाई साहब अपनी मन की आंखों से पूछ, कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है या नहीं करनी है? तो तुझे 3 ग्रुप्स तो यहां दिख रहे हैं और एक यहां पे हाइड्रोजन भी तो होगा। सो दैट मींस इस कार्बन के क्रॉस तुझे भाई इधर देख, इधर इस कार्बन के क्रॉस तुझे जो 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक हो गया आपका OH ग्रुप, एक हो गया आपका OH ग्रुप, मैंने क्या बोला, एक हो गया तेरा OH ग्रुप, एक हो गया तेरा हाइड्रोजन ग्रुप, एक वाला तेरा ये वाला ग्रुप हो गया और चौथा ग्रुप तेरा ये ग्रुप हो गया या नहीं हो गया? सो दैट मींस ये कार्बन सेंटर कैसा है? दैट मींस ये कायरल सेंटर कैसा है? दैट मींस ये कायरल सेंटर कैसा है भाई? इसको हम बोलेंगे कायरल, इसको कैसा कार्बन बोलेंगे? वी विल बी कॉलिंग इट एज योर कायरल कार्बन। अबे हाँ या ना? दिस इज योर कायरल, दिस इज योर कायरल कार्बन। क्लियर है? अच्छा जैसे आपने यहां देखा सेम उसी तरीका आपको दूसरे सेंटर पे देखो। दैट मींस ये कैसा सेंटर है भाई साहब? ये आपका कायरल सेंटर है। अच्छा अब इस वाले सेंटर को देखो, एक बार आप यहां पे खड़े हो जाओ, जब आप ऊपर जा रहे हो तो मिथाइल ग्रुप दिख रहा, जब आप इधर जा रहे हो तो आपका कार्बन के साथ, सॉरी भाई साहब गन्ना हो गया। हाँ मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना इधर, ध्यान से इधर देख, मैंने क्या बोला, जब तू एक बार यहां खड़ा हुआ, देखना इधर ध्यान से, यहां खड़ा हुआ राइट, जब तू इधर जा रहा तुझे कार्बन दिख रहा है, कार्बन के साथ तुझे मिथाइल ग्रुप दिख रहा, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा। जब तू यहां खड़ा है, जब नीचे आ रहा तू, तुझे एक कार्बन सेंटर दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा तुझे इससे अटैच एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा और एक हाइड्रोजन जो है तुझे मन की आंखों से दिखेगा तो चौथा मिथाइल ग्रुप दिखेगा, सॉरी हाइड्रोजन दिखेगा। दैट मीन्स इस कार्बन के क्रॉस तुझे 4 ग्रुप दिख रहे हैं। पहला, इस कार्बन से अटैच मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से अटैच तेरा दूसरा कार्बन है और इसी कार्बन से अटैच तेरा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सो दैट मीन्स ये भी सेंटर कैसा है? ये भी सेंटर कैसा है सर? कायरल कार्बन है और इसी को हम बोलेंगे कायरल सेंटर, राइट। सो दैट मीन्स ये भी कैसा सेंटर है? दैट मीन्स ये भी कैसा सेंटर है? ये भी एक कायरल कार्बन है। ये भी कैसा है?
दैट इज ऑल्सो योर कायरल कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं? भाई देख, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ रही है। तू अगर कायरल कार्बन देखना चाह रहा है तो ये देख, क्या कार्बन के क्रॉस जो तूने 4 ग्रुप्स लगाई है, क्या वहां पे डिसिमेट्री है या नहीं, क्या तेरे को वहां पे एसिमेट्री दिख रहा है या नहीं? सो एसिमेट्री इज प्रायर कंडीशन फॉर योर कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। आपने डिसिमेट्री देखनी है या फिर आपने ये चेक करना है, डिसिमेट्री चेक करनी है या फिर आपने वहां पे एसिमेट्री चेक करनी है। भाई दोनों दोनों जो वर्ड मैंने बोले हैं दोनों का मतलब सेम है। डिसिमेट्री मतलब चारों ग्रुप्स अलग, और एसिमेट्री का ही मतलब कि भाई उस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है। तो जो आप सेंटर देख रहे हो, जिस भी सेंटर को आप कंसिडर कर रहे हो, उस सेंटर के क्रॉस आपने बस डिसिमेट्री चेक कर लेनी है। अगर उसके क्रॉस डिसिमेट्री है, दैट मींस दैट सेंटर कैसा होगा? कायरल सेंटर होगा। और अगर वहां पे जो सेंटर अगर कार्बन है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्लियर है? चलो आ जाओ चौथे एग्जांपल पे। ठीक, इधर देखो, आपको क्या यहां दिख रहा? आपको दिख रहा सर यहां पे कार्बन है, यहां पे मैंने एक ग्रुप लगाया R1, यहां पे एक ग्रुप मैंने लगाया R2, और यहां पे मैंने एक ग्रुप लगाई R3। क्या क्लियर है या नहीं? दिख रहा है या नहीं? सो इस कार्बन के क्रॉस मैंने 3 ग्रुप लगाई है, R1, एक R2 और एक R3। ठीक, लेकिन सर इस कार्बन पे क्रॉस मुझे एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। सो अब मुझे दिख रहा है यहां पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो तुझे दिख रहा है सर, मुझे चौथा डिसिमेट्री नहीं दिख रहा। भाई साहब इस नेगेटिव चार्ज को मतलब है वहां पे लोन पेयर है, राइट? तो लोन पेयर को भी आप एज ए डिफरेंट ग्रुप ही ट्रीट करोगे। सो दैट मींस आपको इस कार्बन के क्रॉस आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स दिख रही है। पहला R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया, तीसरा R3 हो गया, और चौथा इस लोन पेयर को आप एज ए डिफरेंट ग्रुप ही ट्रीट कर रहे हो। तो दैट मींस इस कार्बन के क्रॉस आपने डिसिमेट्री देख ली, और अगर ये डिसिमेट्री दिखा रहा है तो दैट सेंटर इज योर व्हाट? दैट सेंटर इज योर, ये कैसा सेंटर है? ये आपका कायरल कार्बन वाला सेंटर है, कायरल कार्बन वाला सेंटर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? चलो सही है, इधर आओ। अब इस कार्बन को अपन देखते हैं। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी कत्तई जहर वाला क्वेश्चन है भाई, कत्तई जहर वाला क्वेश्चन। इधर देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या सीन है, इधर देखो। आपको क्या दिख रहा होगा सर? मैंने इस कार्बन के क्रॉस देखा तो मुझे 2 ग्रुप तो डिफरेंट दिख गए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। लेकिन सर मेरे को यहाँ नेगेटिव साइन दिख रहा, और यहां पे मुझे दिख रहा CH डबल बॉन्ड CH2। सर ये भी तो कायरल कार्बन है या फिर कायरल सेंटर है। लेकिन नहीं भाई साहब, यहां पे थोड़ा सा चोचलाबाजी है। चोचलाबाजी क्या है यहां पे? इधर देखो, आपको यहां दिख रहा है ये नेगेटिव साइन, दिख रहा है नहीं दिख रहा? सो ये जो नेगेटिव साइन है भाई साहब ना, देखो क्या करेगा अभी ये जाएगा कंजुगेशन में। सो ये जो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सो दैट मींस जब भी आपको जो लोन पेयर है, जब भी जो लोन पेयर है वो आपका लोकलाइज नहीं है, रादर वो डीलोकलाइज हो रहा। क्या बोला मैंने? देखो भारी भरकम सा वर्ड बोल दिया, लेकिन डरना नहीं है। मैंने क्या बोला? आपको इस कार्बन के क्रॉस देखो, एक R1 ग्रुप लगा हुआ है, एक R2 ग्रुप लगा हुआ है। लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है सर। सो अब देखो यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो याद करो, आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक फेनोमेना पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, राइट? ऑल्दो हम रेजोनेंस अभी आगे हम GOC में हम पढ़ेंगे, बट फिर भी देखो ये जो नेगेटिव साइन है ना भाई साहब, ये नेगेटिव साइन इधर कूद जाएगा और ये डबल बॉन्ड उधर भाग जाएगा, राइट? सो दैट मींस जब लोन पेयर आपका जो है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको यहां पे हाइब्रिडेशन क्या दिखेगा? इस कार्बन के क्रॉस आपको जो हाइब्रिडेशन दिखेगी वहां पे हाइब्रिडेशन हो जाता है sp2, बिकॉज 1 2 और एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, क्योंकि इस लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो कंजुगेशन में है। अगर वो कंजुगेशन में है तो हम उस लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। तो क्या ये आपका कायरल कार्बन बनेगा या क्या ये कायरल सेंटर होगा? सवाल उठता है सर, कायरल सेंटर के लिए हमको डिसिमेट्री चाहिए थी, और उस कायरल सेंटर के क्रॉस या कायरल कार्बन के क्रॉस जो हाइब्रिडाइजेशन होना मांगता है वो मांगता है sp3। लेकिन सर मेरे को यहाँ चमकता हुआ दिख रहा है कि इस सेंटर का हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, रादर इट इज sp2। सो इफ इट इज sp2 विल नॉट बी कॉलिंग इट एज योर कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन। क्या इतनी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो दैट मींस दिस इज नॉट योर व्हाट? दिस इज नॉट योर कायरल, क्या आपका ये कायरल कार्बन नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? हाँ या ना भाई साहब? कुछ तो बोलेगा भाई साहब। तो देख, अभी तक हमने बस 2 ही टर्म पढ़ा है। पहला टर्म हमने ये पढ़ा है कि कायरल सेंटर क्या होता है, और दूसरा हमने ये पढ़ा कायरल कार्बन क्या होता है। देख, ये दोनों टर्म पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कत्तई जहर वाला जो कंसेप्ट है ना, इन्हीं दोनों पॉइंट पे आती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है कि
आपने जिस कार्बन को कंसीडर करा है, आप ध्यान से सुनना, आपने जिस कार्बन को कंसीडर करा है, आपने जिस भी कार्बन को कंसीडर करा है, उसके क्रॉस जो आपने 4 ग्रुप्स लगाई हैं, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है भाई साहब, तो उसके कार्बन के क्रॉस जो आपने 4 ग्रुप्स लगाया है, अगर वो डिफरेंट हुए, अगर कार्बन के क्रॉस जो आपने 4 ग्रुप्स लगाया है अगर वो डिफरेंट हुए, दैट मींस अगर उस कार्बन के क्रॉस आपको डिसिमेट्री दिख रही है या फिर उसमें एसिमेट्री दिख रही है, तो दैट मींस दैट सेंटर इज योर कायरल सेंटर, और उसी कार्बन या उसी सेंटर के क्रॉस हम उसको बोलते हैं भाई साहब कि उसके पास वो पोजेस कर रहा है कायरल कार्बन का सेंटर। क्लियर है? तो देख, मैंने डेफिनेशन के हिसाब से भी तुझे यही बताया है कायरल सेंटर क्या होता है। तो सर कायरल सेंटर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम व्हेन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, दैट मींस दैट कंस्टिट्यूट योर कायरल, दैट कंस्टिट्यूट योर भाई साहब क्या, दैट कंस्टिट्यूट योर कायरल सेंटर, दैट कंस्टिट्यूट योर कायरल सेंटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्या सबको चमका या नहीं चमका? चलो कोई बात नहीं। और कायरल कार्बन मैंने जैसे बताया कि कार्बन के क्रॉस जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, उस कार्बन के क्रॉस अगर आपको डिसिमेट्री दिखी, जैसे हमने इन 4-5 एग्जांपल के थ्रू हमने ये क्लियर करा किस तरीके से हम कायरल कार्बन या कायरल सेंटर में डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, मोटा मोटा देखा जाए तो कायरल कार्बन और कायरल सेंटर दोनों सेम ही चीज है, राइट। अब कहां पे हम क्या टर्म यूज करें दैट इज डिफरेंट। हो सकता है जो यहां पे आपको सेंटर कार्बन है, हो सकता है वो कार्बन सेंटर की जगह फास्फोरस हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तो वहां पे हम बोलेंगे कायरल नाइट्रोजन, कायरल फास्फोरस, कायरल ऑक्सीजन, राइट। तो वो टर्म चेंज हो सकता है, बट देखो बात वही घूम फिर के आएगी कि आपने ये देखना है कि अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो तो क्या उसके क्रॉस आपको डिसिमेट्री दिख रही है, और अगर दिख रही है तो उसको हम बोलेंगे कायरल नाइट्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन के क्रॉस क्या आपको डिसिमेट्री दिख रही है, और अगर दिख रही है तो हो गया कायरल ऑक्सीजन, राइट। सो इसी तरीके से हम चेक करते हैं क्या उसके पास कायरल कार्बन या कायरल ऑक्सीजन या फिर कायरल नाइट्रोजन या फिर कायरल कार्बन, राइट। आई होप आई एम क्लियर, राइट। अगर क्लियर है भाई साहब तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई दुख समस्या परेशानी हो भाई साहब तो बता देना, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राइट। देखो, अच्छा, इससे पहले कि मैं टॉपिक में और आगे बढ़ूं, लेट अस क्लियर सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या बोला मैंने, हम किस तरीके से देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सर, अभी तो आपने बस 2 टर्म क्लियर करा है, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। हाँ, मैंने यही 2 क्लियर करा है, ठीक। स्टेप वाइज जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रख। अब सवाल उठता है सर किस तरीके से ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन का ये नया बवाल क्या है। क्या बोला मैंने, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का ये नया बवाल क्या है, राइट। भाई देख, कुछ नहीं है, बस एक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आपने याद पीछे देखा था EZ कॉन्फ़िगरेशन, देखा था या नहीं देखा था? आपने देखा था sin-anti, आपने देखा था cis trans, राइट। तो उसी तरीके से एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जहां पे R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। अच्छा देखो, ये लैटिन वर्ड्स है। अच्छा, इतना तो हमको भी पता है कि सिन का मतलब क्या होता, इतना को हमको भी पता है सिन का मतलब क्या होता है, पाप। अच्छा, पाप का मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव को हम ये बोल सकते हैं या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मैं बोल सकता हूं या नहीं। सो दैट मींस सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और रेक्टस का मतलब होता है भाई साहब क्लॉकवाइज। क्या बोला मैंने, क्लॉकवाइज। रेक्टस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और आपका सिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है नहीं। सो आर का मतलब हो गया, रेक्टस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और सिनिस्टर का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब सुनो मेरी बात, अब ये जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ना, बेसिकली हम 2 कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं या 2 प्रोजेक्शंस में देखते हैं। पहला प्रोजेक्शन हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसा दिखता है सर? तो जैसा आपको यहाँ चमकता हुआ दिख रहा है, 2 डंडी है, एक आपका वर्टिकल डंडा दिख रहा है और एक आपका हॉरिजॉन्टल डंडा दिख रहा है। तो इस टाइप के प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, वी यूज टू कॉल इट एज योर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कुछ नहीं भाई साहब, आपने बस 2 डंडी डालना है ऐसे, एक आपने वर्टिकल डंडी देना है, एक आपने हॉरिजॉन्टल डंडी देना है, और इसके क्रॉस आपने डिफरेंट ग्रुप्स लगा देना है, राइट। इसके क्रॉस आपने डिफरेंट ग्रुप्स लगा देना है। क्लियर है? सो इस टाइप के जो प्रोजेक्शन होते हैं, राइट, दिस टाइप प्रोजेक्शंस ऑफ दिस टाइप इज व्हाट वी कॉल एज योर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या इतनी बात क्लियर है?
अबे हाँ या ना कुछ तो बोलेगा। सो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कतई जहर है, राइट। अब देखो आगे, अब हम देखेंगे डैश वेज और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। जैसे हमने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सेम उसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डैश वेज और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अच्छा सर ये कैसा दिखता है सर? सो ये भी आपका सिंपल सा तरीका है। जैसे आपने क्या करा, दो आपके ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो प्लेन में होते हैं, एक आपका आउट ऑफ प्लेन होता है और एक आपका ऑन द प्लेन होता है, दैट मींस बिलो द प्लेन होता है। देखो दो ग्रुप्स आपको प्लेन में दिख रहे हैं। अच्छा देखो 3D में ओरिएंट करो इसको, 3D में इमेजिन करो। अच्छा 3D कैसे, मेरे पास 4 पेन है नहीं। देखो कुछ इस तरीके का होता है कि आपको अगर 4 ग्रुप्स देखा तो एक ऐसा होगा, एक इधर होगा, मतलब 2 ग्रुप्स आपके प्लेन में होंगे, एक मेरे साइड आ रहा होगा और एक आपके साइड जा रहा होगा। क्लियर है? तो दैट मींस आपके 4 ग्रुप्स हैं जिसमें 2 ग्रुप जो है इन प्लेन है, एक ग्रुप जो है आपका आपके साइड है और एक मेरे साइड है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप 3D में देखोगे, क्या बोला मैंने, अगर इस मॉलिक्यूल को आप 3D में इमेजिन करोगे तो आपको यह इमेजिन होगा कि भाई साहब 2 ग्रुप ऐसे हैं जो आपके प्लेन में दिख रहे हैं, एक ग्रुप जो है वो आपका आउटवर्ड है और एक ग्रुप जो है आपका इनवर्ड है या नहीं? सो इस टाइप के प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं आपका वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। कुछ नहीं करना होता है भाई साहब, ये देख ऐसे आपने एक डंडी लेना है। सो ये और ये वाली ग्रुप जो है ना भाई साहब, ये आपके प्लेन में है, राइट। और आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक जो ग्रुप है आपका वो आपकी साइड ओरिएंट हो रहा, एक ग्रुप जो है वो आपके साइड ओरिएंट हो रहा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जैसे एक ग्रुप हो गया या नहीं हो गया? ये देख, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैश, इसको हम बोलते हैं डैश, जो कि आपके साइड होगा। और ये जो है आपको मैं दिखा रहा, इसको हम बोलते हैं वेज, इसको हम बोलते हैं वेज, इसको हम बोलते हैं डैश, राइट। तो यहां पे आपने 4 ग्रुप लगा लेना है, ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, राइट। और ये सेंटर क्या है, बेसिकली एक कार्बन है, राइट। तो ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है भाई साहब? बिकॉज इस कार्बन के क्रॉस आपको दिख रहा है 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर यहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया तो ये कैसा सेंटर बन जाएगा भाई साहब, कायरल सेंटर बन जाएगा। सेम उसी तरीके से जो आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, सेम उसी तरीके से आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है या नहीं भाई साहब? इधर देख, इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, राइट। तो दैट मींस इस सेंटर के क्रॉस, इस वाले सेंटर के क्रॉस आपको 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं और चारों ग्रुप्स कैसे हैं एक दूसरे के, चारों ग्रुप्स एक दूसरे के डिसिमेट्री शो कर रहे हैं। और अगर ये डिसिमेट्री शो कर रहा है दैट मींस ये भी सेंटर कैसा बन जाएगा, दैट मींस ये भी सेंटर कैसा बन जाएगा भाई साहब, ये भी बन जाएगा, ये भी सेंटर कैसा बन जाएगा, कायरल कार्बन बन जाएगा। क्लियर है? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ेगी। जैसे यहां पे, जैसे आपको यहां बताना है क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा या एस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, लेकिन किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। भाई इस टाइप के फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे पास 2 डंडी रहती है, एक आपका हॉरिजॉन्टल डंडी है और एक आपका वर्टिकल डंडी है, राइट। और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डंडी पे आपने जो ग्रुप्स लगाया है उसके क्रॉस आपको ये बताना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना भाई साहब, क्या वो आर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है या एस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? इधर देख, तो सर निकालते कैसे हैं इसको, सिंपल सा मतलब है। आपने जैसा सीआईपी रूल कल पढ़ा था ना, कल आपने जो सीआईपी रूल पढ़ा था, कल जो आपने सीआईपी रूल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 4 रूल्स पढ़ाई थी। मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, क्या बोला मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा, पहला रूल, राइट। अच्छा दूसरा रूल क्या बोलता है भाई साहब आपको, दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर आपका, मैंने क्या बोला, अगर आपका पहला रूप, आपका जो आप जिस 2 एटम को कंसीडर कर रहे हो, अगर वो दोनों एटम सेम हो गए, क्या बोला मैंने, अगर आप जिस 2 एटम को देख रहे हो अगर वो दोनों एटम सेम हो गए तो आपने क्या करना है, आपने स्विच मार देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, उसके बाद भाई वो मूव ऑन कर जाता है, तो आपने भी मूव ऑन कर जाना है और दूसरे एटम को देखना है अपार्ट फ्रॉम दिस 2 एटम जिसको आप कंसीडर कर रहे हो या जो आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, उसको छोड़ के आपको नेक्स्ट एटम पे स्विच करना है। और स्विच करने के बाद आपको यह देखना है किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक। ये आपका दूसरा रूल था या नहीं? अच्छा तीसरा रूल क्या बोलता भाई साहब, तीसरा रूल हमारा ये था कि जिसका हम
तीसरा रूल हम आइसोटोप्स के केस में देखते हैं, जहां पे हमने ये देखा था कि जिसका आइसोटोपिक नंबर ज्यादा, आइसोटोप्स के केस में बात कर रहा हूं, जिसका आइसोटोपिक नंबर जितना ज्यादा, मैंने क्या बोला, जिसका आइसोटोपिक नंबर जितना ज्यादा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा। क्या क्लियर है या नहीं? तो दैट मींस आइसोटोपिक नंबर जिसका जितना ज्यादा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा। क्लियर है? अच्छा, चौथा रूल मैंने क्या बताया था कि सर सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड सी। दैट मींस अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो दैट मींस ये जो 4 रूल्स मैंने बताए थे, सो उन 4 रूल्स को ही मद्देनजर रखते हुए आपने यहां पे प्रायोरिटी सेट करनी है। क्या बोला मैंने? आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। देखो कैसे करना है, इधर देखो, लेट से कोई एक पेन कंसीडर कर दिया मैंने, हाँ चलो ब्लू लेते हैं, ब्लू है पानी पानी वाला। ठीक, इधर देखो। अच्छा मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा भाई साहब? सो सर ऑब्वियस सी बात है सर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो कुछ नहीं करना है, इसको प्रायोरिटी 1 दे देना है। ठीक, ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। ठीक, उसका एटॉमिक नंबर, फिर फॉलोड बाय आपका फ्लोरीन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोजन। दैट मींस आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अगर वो वर्टिकल लाइन पे है, क्या बोला मैंने? जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अगर वो वर्टिकल लाइन पे है, तो जो आप रोटेशन दिखाओगे वही रोटेशन रहेगा। क्या बोला मैंने? जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, अगर वो आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, अगर वो वर्टिकल पोजीशन पे है, तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आपने उसको वही मेंटेन करना है। जैसे इधर देखो, तो आपने क्या करना है, इसको घुमाना है। जैसे कैसे घुमाओगे भाई साहब? आप नंबर के सीक्वेंस में घुमाओगे, तो भाई साहब ये कैसे घूमेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, आपने क्या करना है, ऐसे कर लेना है। तो सर 4 वहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है और 3 यहां पे है या नहीं? भाई नंबर लिखने आता है या नहीं? आता है सर। तो सर देखो आप कैसे इसको घुमाओगे, कैसे रोटेट करोगे इसको? सर ऑब्वियस सी बात है सर, 1 से 2, 2 से 3, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड रोटेट करेगा। भाई नंबर आपने लगा दिया, नंबर आपने प्रायोरिटी सेट कर दी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको रोटेट करना है जैसा नंबर जैसा आपने सेट करा है। तो भाई ये 1, 2 और 3, सो ये आपको कैसा दिख रहा है, कैसा रोटेशन है? ये आपको दिख रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। जैसा क्लॉक रोटेट करता है, क्लॉक कैसे रोटेट करता है? देखो ये क्लॉक जैसा रोटेट करता है वैसे ही रोटेट कर रहा है। सो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है भाई साहब, तो ये कौन सी कन्फिगरेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी आर कन्फिगरेशन। बिकॉज मैंने बताया था रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। रेक्टस का मतलब क्या होता है भाई साहब? रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने आपने पहले इस कंपाउंड में प्रायोरिटी सेट कर दी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका पहला प्रायोरिटी, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। उसके बाद मैंने ये मेक श्योर करा कि जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मैंने क्या बोला, मैंने ये मेक श्योर करा कि जो भी मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मैंने ये मेक श्योर करा कि जो भी मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो मेरा वर्टिकल पोजीशन पे है, अगर वो मेरा वर्टिकल पोजीशन पे है, तो आपने जो है उसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना दिमाग लगा लो, वो जैसा है वैसा ही रखना है। सो दैट मींस जब आप उसके बाद क्या करना, आपको बस रोटेट कर देना है। कैसे रोटेट करोगे? नंबर के थ्रू। जैसा नंबर लिखा हुआ है वैसे रोटेट कर दो। कैसा नंबर लिखा हुआ है? 1, 2 एंड 3। सो आप देखो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये कैसा रोटेशन है भाई साहब? ये रोटेशन कैसा है? दैट मींस ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है दैट मींस ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा? सर ये आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, तो मैंने इसको लिख दिया आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलेगा, कुछ चमक रहा है या नहीं? सर चमक रहा, ठीक है। हाँ, इधर देखते हैं। भाई मैं तेरे को 32 पे खींच रहा हूं, तू 17 पे ढह जा रहा है। मैं तेरे को 32 पे खींचना चाह रहा। भाई साहब क्या ही गुंडा बने हुए तुम लोग हैं। थोड़ा सा एनर्जी खा के बैठा करो यार, खाना वाना खा के बैठा करो, तो डल से लग रहे हो। और तो जोश इधर देख, इधर देख, इधर देख। तो अब इस कंपाउंड में देख, इस कंपाउंड में क्या देखो सीन दिख रहा, इस कंपाउंड में तुझे ये दिख रहा सर, जहां भी वही काम करना आपने क्या काम करना है? वही काम करना है। एक बार पेन चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं क्या जलवा इसका। इधर देखो, तो आपको ये दिख रहा सर कि ब्रोमीन का प्रायोरिटी 1 हो गया, क्लोरीन का प्रायोरिटी 2 हो गया, और फ्लोरीन का प्रायोरिटी 3 हो गया, और हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 4 हो गया। क्लियर है या नहीं? देख इसमें एक थोड़ा कांड है, इसमें एक कांड है। कांड क्या है मैं बताता हूं तुझे।
अच्छा, अगर तू इसको नंबर वाइज इसको रोटेट कर, आपने नंबर सेट कर दिया, उसका क्या करना है आपने ऐसा बना लेना है, ठीक। आपका यहां पे वर्टिकल पोजीशन पे 1 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, और यहां पे क्या है 3 है या नहीं भाई साहब, है। उसका क्या करना है, आपने इसको रोटेट करना है 1 2 3 के क्रॉस। कैसे करोगे 1 2 3 के क्रॉस, दैट मींस ये कैसे जा रहा है 1 2 3, दैट मींस ये भी कैसे रोटेट कर रहा भाई साहब, ये भी सर क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा। सो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, आपका आंसर आना चाहिए था आर। बट एक बात बताऊं राज की बात, ये आर नहीं होता, ये क्या हो जाता भाई साहब, ये आर नहीं होता, ये हो जाता है एस। सर ये क्या नया बवंडर है सर, अभी तो आपने बोला अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर, और अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको बोलोगे एस। सर यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज है भी नहीं और आपने बोल दिया ये एस। हाँ मैंने बोल दिया एस, पर बात सुन, मैंने बोला इसमें लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है सुन। अगर जो तेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, क्या बोला मैंने, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल पोजीशन पे है तो जैसा आप घुमा रहे हो जैसा उसका रोटेशन है एज इट इज उसका कन्फिगरेशन वही रहेगा। लेकिन अगर आपने क्या करा, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो भाई साहब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आपको स्विच कर देना है। अगर आपका आर आया तो उसको एस लिखोगे, और अगर एस आया तो उसको आप आर लिखोगे। तो भाई मैंने छोटी सी लाइन में कतई जहर पॉइंट लिख दिया है। जो कतई जहर पॉइंट है ये है कि अगर दैट मींस मैं कहां लिखूं, इसको मैं यहां लिख देता नोट बना के, इसको मैं यहां नोट बना के लिख देता। नोट ये है भाई साहब, नोट क्या है सर, नोट आपने ये बनाना है, नोट आपने ये बनाना है। पहला नोट क्या बनाओगे, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी group will appear, अगर वो अपीयर हो रहा है on the horizontal position, अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा, देन जस्ट मेक अ स्विच, आपने क्या करना है, आपने वहां पे स्विच कर देना है। अगर आर आ रहा है तो एस आ रहा है तो आर। लेकिन अगर यहीं पे आपका जो पोजीशन है, मैंने एक दूसरा पॉइंट ये लिखा है, दूसरा पॉइंट आपने ये मेंशन करना है कि इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन दी वर्टिकल पोजीशन, अगर आपका वर्टिकल पोजीशन पे हुआ, नो स्विच, कोई स्विच नहीं करना, जैसा है वैसा ही लगा देना है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? सर क्लियर है सर, तो क्लियर है भाई साहब, तो इसको अच्छे से याद कर लो ताकि हम इसमें अच्छे से क्वेश्चन करें, राइट। तो देखो बात सिंपल सी है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो पहला पढ़ा है, कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कोई पूछे सर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो बोल देना सर 2 डंडी होता है, एक वर्टिकल डंडी एक हॉरिजॉन्टल डंडी, राइट। और उसके अक्रॉस आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, और अगर 4 ग्रुप्स के अलावा हम ये देखते हैं कि उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, एंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर हम रोटेशन करा के देखते हैं क्या वो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, और अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो हो जाएगा आर, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो हो जाएगा एस। लेकिन सर इसमें भी लॉजिक है, लॉजिक क्या है और सीक्वेंस क्या है, या फिर इसमें ड्रामा क्या है? ड्रामा ये है कि जो आपने लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को सेट करा है, जो भी आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अगर वो ग्रुप आपका हुआ वर्टिकल पोजीशन पे, तो जैसा आपने रोटेशन है, जैसा आपका रोटेशन का सीक्वेंस है, वही आंसर है। लेकिन अगर आपका रोटेशन ऑफ द साइड जिस वे में आप उसको रोटेट कर रहे हो, अगर वो आपका वहां पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल साइड पे आया, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर को स्विच कर देना है। और स्विच करते ही आप बोलोगे, अगर आपका आर निकला है तो उसको एस करोगे, एस निकला है तो उसको आर करोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे अच्छा एग्जाम्पल पे थोड़ी देर पे जाएंगे, पहले इसको भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये है आपका वेज डैश फॉर्मूला, राइट। तो यहां देखते हैं इसको। सो यहां भी वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। इधर देखो, सो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है सर? यहां पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करनी है। कैसे?
अच्छा ये कौन सा है, वेज डैश फॉर्मूला है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है या नहीं भाई साहब? सर है सर। इधर देखो, अरे भाई कुछ तो बोलेगा, क्यों बदमाशी कर रहा, इधर ध्यान देना यार, कहाँ देख रहा, कोई है क्या बगल में, इधर देखना। मैं बोला कि ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन है हाइड्रोजन, है या नहीं भाई साहब? दिख रहा है या नहीं, देख पा रहा है या नहीं? अगर दिख रहा है तो मुझे ये बता, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल किसका प्रायोरिटी ज्यादा? सर ऑब्वियस ही बात है सर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, सो यहां पे आएगा 1, आएगा या नहीं आएगा? यहां पे आएगा 2, आएगा या नहीं आएगा? यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 4। ऑब्वियस ही बात है, उसका क्या करना है, बस तुझे रोटेट कर देना है 1 2 3 के अक्रॉस। सो 1 2 3 के अक्रॉस। अच्छा ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, याद रखना ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा आर। सवाल उठता है सर यहां पे तो नहीं स्विच करना है? एक बात याद रखना, अगर जो तेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पे है, क्या बोला मैंने, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर डैश पे है, दैट मींस अगर यहां लिख ले, नोट बना के लिख ले, इफ फोर्थ ग्रुप, अगर आपका जो फोर्थ ग्रुप है कहां पे हुआ, इफ डैश पे हुआ, अगर वो डैश पे हुआ तो देन नो स्विच, आपको कोई स्विच नहीं करना। क्या क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर। अच्छा अब इधर देख ले भाई साहब, आपको उस केस में कोई स्विच नहीं करनी थी, तो मतलब अगर आपका कन्फिगरेशन आर आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा अब इधर देखते हैं, एक और एग्जांपल है भाई साहब, इधर देखो सर, यहां भी आपने वही करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करना है, ठीक है सर। तो मुझे यहां क्या दिख रहा है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो यहां पे 1 हो जाएगा सर, सर यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे 3 हो जाएगा और यहां पे 4 हो जाएगा, है या नहीं भाई साहब? सर क्लियर है सर। अच्छा सर यहां पे भी रोटेट करके देखो क्या सीन है। तो जब आप इसको यहां रोटेट करोगे तो आपको कैसा दिखेगा सर, ये भी तो आपको आर ही दिख रहा, ये भी तो आपका क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा, ये भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो आपका आंसर आना चाहिए था आर, बट ये आर आता नहीं है, ये हो जाता है एस। रीजन सुन क्या है, अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मैंने क्या बोला, अगर वेज डैश फॉर्मूला में या पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, क्या बोला भाई साहब, इधर देख, इधर मैंने बोला जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पे हुआ, सॉरी डैश पे नहीं, अगर वो वेज पे हुआ, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेज, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वेज पे हुआ, तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने क्या करना है, अपने आंसर को स्विच कर देना है। अगर वो आर आए तो उसको एस कर देना है, और अगर वो एस आए तो उसको आर कर देना है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो दैट मीन्स ये बात हमारी क्लियर है। तो आपने यहां पे एक पॉइंट ऐड कर लेना है, क्या ऐड करोगे, अगर आपका फोर्थ ग्रुप कहां पे आए, इफ फोर्थ ग्रुप इज देयर ऑन, कहां पे, अगर वो आपका कहां पे आए, डैश पे आए, अगर कहां पे आए, सॉरी वेज पे आए, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर वो वेज पे आए तो मेक अ स्विच, क्या करना है, मेक अ स्विच। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं भाई साहब? आपने क्या करना है, जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर वो डैश पे आए, फिर वैस बोला मैंने, अगर वो वेज पे आए, अगर आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पे आए, फिर डैश पे आए, फिर वेज पे आए, मेक इट वेरी क्लियर, सुनो जोक्स अपार्ट, मैंने बोला अगर आपका वेज डैश फॉर्मूला जो प्रोजेक्शन होता है नहीं, अगर उसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पे आए, तो आपने वहां कोई एक्सचेंज नहीं करना है, जैसा रोटेशन है वैसा ही आंसर लिख देना है ना नहीं? दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये बोला, अगर आपका वेज डैश फॉर्मूला में जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वेज पे आया, अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अगर वो वेज पे आया, तो आपने क्या करना है, उसको स्विच कर देना है। पहले अगर आपने बिना स्विच के अगर आपका वो एस आ रहा था तो आपने आर कर देना है, और अगर वो आर आ रहा था उसको एस कर देना है। क्लियर है बात? क्लियर है सर। अच्छा एक एग्जाम्पल और बच गया, वो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं सो दैट हमारे पास थोड़ा स्पेस मिल जाए। हाँ क्लियर है। अब देख मैं क्या बोल रहा, मेरा कहना ये है, इस एग्जाम्पल को देखो, आपको क्या दिख रहा है सर, आप इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो। आपने क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो, तो दैट मींस ब्रोमीन आपका 1 हो जाएगा, क्लोरीन आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 4। क्लियर है या नहीं? तो दैट मींस दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। क्लियर है भाई साहब? तो सर आपको यहां ये दिख रहा सर कि आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना तो वो वेज पे है ना तो वो डैश पे है। अब क्या करें भाई साहब, तो जब भी ऐसा होगा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा
ना तो वो वेज पे हो ना तो वो डैश पे हो, तो देखो वहां क्या करना है, वहां पे आपको करना है इंटरचेंज। किस तरीके से इंटरचेंज करोगे, आपने क्या चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए वेज पे या डैश पे, किसी पे चाहिए। तो मान लो मेरा मन करा, मैंने क्या करा, मैंने बस क्या करा है, इधर ध्यान से देखना मैंने क्या करा है, मैंने बस दो इंटरचेंज करा है। मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को यहां भेज दिया और इस ब्रोमीन को यहां भेज दिया। क्या बोला मैंने, इस हाइड्रोजन को मैंने डैश पे भेज दिया और इस ब्रोमीन को मैंने लाइन पे भेज दिया, ठीक। और जैसा आपने इसको एक्सचेंज करा है उसी तरीके से इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दो। सो मैंने इसको यहां एक्सचेंज करा है और इसको मैंने यहां एक्सचेंज करा है। देखा, मैंने दो बार एक्सचेंज किया है इन ऑर्डर टू जस्ट, मैंने इसलिए क्यों करा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो डैश पे आ जाए। मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा हाइड्रोजन जो पहले लाइन पे था उसको मेरे को डैश पे लाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? अबे हाँ या ना कुछ तो बोलेगा। मैं बोल रहा हूं इस हाइड्रोजन को मेरे को चाहिए डैश पे, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे डबल इंटरचेंज करा है, एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करा है और एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करा है। अच्छा सर, किसी का मन ये हो कि मैं इसको इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो कोई फायदा है क्या? फ्लोरीन यहां पे जाएगा, ब्रोमीन वहां चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आपको जो इंटरचेंज भी करना है वैलिड इंटरचेंज करना है, जिससे कोई आपको चेंजेस दिखे। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम कुछ जो मन आए वो कर दो। आप करो जो मन करना है वो करो, बट वो चेंज ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कुछ चेंजेस मिले। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी कर दिया, क्या है मतलब। फिर आपको अगर कोई चेंज कर रहे हो तो एक वैलिड चेंज लाओ ना, कुछ भी नहीं कर देना, राइट। तो आपने यहां दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, जब आपने ऐसा एक्सचेंज करा तो देखो सिचुएशन क्या हो जा रहा, ध्यान से देखना सिचुएशन कैसे बदल रहा। सो आपने जब इसको इधर चेंज करा तो फ्लोरीन यहां पे, क्लोरीन यहां पे, दैट मींस देखो यहां पे आपने इस तरह से आपका डैश हो गया, ये आपका वेज हो गया नहीं हो गया? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई? इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई साहब? भाई साहब दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इधर देख, मैंने बोला इसको आपने एक्सचेंज करा कुछ इस तरीके से, करा या नहीं करा? करा सर। सो आपको ये दिख रहा है सर, जब मैंने इसको डबल एक्सचेंज करा तो फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा, क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं भाई साहब? आएगा सर। अच्छा अब इधर देख, आपने फ्लोरीन को उधर कर दिया, क्लोरीन को इधर कर दिया। अच्छा आपने यहां भी तो एक्सचेंज करा था भाई साहब, तो ये हाइड्रोजन यहां पे और ये ब्रोमीन यहां पे, राइट। सो ये हाइड्रोजन हो जाएगा यहां पे और ये ब्रोमीन हो जाएगा यहां पे। क्लियर है या नहीं? अब क्या करना है, तुझे नॉर्मल केस लगाना है। नॉर्मल केस कैसे भाई साहब? नॉर्मल केस लगा दे तू अपना। जैसे तुझे क्या पता है कि आउट ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो मुझे पता है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसका प्रायोरिटी नंबर 1। क्लियर है? उसके बाद हो जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन का, और आपका हाइड्रोजन हो गया लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लेकिन किस पे है? डैश पे है, राइट। तो अब क्या करना है भाई, सिंपली तो इसको रोटेट कर ले। सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 1 2 3, 1 2 3, राइट। और ये कैसा रोटेशन है भाई साहब? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तुझे दिखा, देख ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कौन सा प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा सर? ये प्रोजेक्शन कैसा हो जाएगा भाई? कुछ बोलेगा भाई? इतना कतई जहर लाइनर की मेरे को बोलने में भी दिख रहा। सो ये कैसा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये एस हो जाएगा। सर इसको एक्स फ्लिप नहीं करेंगे क्या? भाई क्यों ही फ्लिप करेगा, जब मैंने ये बात तुझे अच्छे से बताई थी कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो डैश पे है तो जैसा रोटेशन तू कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो एस। अगर वो डैश पे हुआ तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लेकिन अगर तू रोटेशन कुछ इस तरीके से कर रहा है कि जो तेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है अगर वो वेज पे आए तब तुझे स्विच कर देना है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करके तूने आर लाया है तो उसको एस कर देना है, और अगर तूने एस करा है तो उसको आर कर देना है। लेकिन वो केस डिफरेंट था जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे था? वेज पे था। और तीसरा केस ये था कि जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है ना तो वो वेज पे हो ना तो वो डैश पे हो, अगर वो लाइन पे, तब आपको क्या करना है भाई साहब? तब आपको डबल एक्सचेंज करना है। क्या बोला मैंने? तब आपको डबल एक्सचेंज करना है। दैट मींस आप इस तरीके से एक्सचेंज करोगे वहां पे कि आप जो दोनों ग्रुप्स आप एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आपने इसको और इसको एक्सचेंज करा तो ऊपर वाले को भी एक्सचेंज करके उसके बाद आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखोगे। अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो एस हो जाएगा, बेस्ड ऑन कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है। अगर वो वेज पे है तो थोड़ा सा आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, और अगर वो डैश पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो ये बात थी। सो इसके लिए हमने एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट क्या होगा भाई? इफ जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज देयर ऑन, इज
इज देयर ऑन लाइन, अगर वो लाइन पे हुआ तो क्या करना है हमको, डबल एक्सचेंज करना। क्या करना हमको, डबल एक्सचेंज करके उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फॉलो द नॉर्मल ट्रेंड। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलो द नॉर्मल ट्रेंड टू गेट क्या, टू गेट आर एंड एस। क्लियर है, टू गेट आर एंड एस। दैट मीन्स मैंने 3 केस बताया आपको। केस नंबर 1 जब आपका वो डैश पे हो, केस नंबर 2 जब आपका वो वेज पे हो, और केस नंबर 3 जब आपका वो लाइन पे हो। राइट, सो अब हमने पढ़ लिया है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, और हमने आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ लिया है। सो बेस्ड ऑन दैट अपन आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्या हम निकाल पा रहे हैं या नहीं आरएस प्रोजेक्शन। क्लियर है, सो देखते हैं। देख इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई साहब कैसे करेगा इसको, सर सिंपल सा है क्या, इधर देख। अच्छा तू मुझे बता, आउट ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सर ऑब्वियस ही बात है सर, ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4th। राइट, अब देख मैंने, अब तुझे बात याद कर, जब मैंने बोला था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो तेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो तेरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुआ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो तेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हुआ, तुझे क्या करना है, स्विच कर देना है, जो भी तेरा आंसर आएगा। जैसे मुझे क्या पता है ये कौन सा रोटेशन है भाई, ये 1 2 3 के क्रॉस ऐसे आ रहा। अच्छा ये किस टाइप का रोटेशन है भाई साहब, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आंसर आना चाहिए था आर, बट मुझे क्या पता है कि जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो वो आर नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एस। क्लियर है मेरी बात, अबे हाँ या ना कुछ तो बोलेगा। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर तू आंसर नहीं बता पा रहा भाई साहब, तो मास्टर ही मर जाए, बेटर तो यही है। इधर देख, अच्छा इस क्वेश्चन को देख। इस क्वेश्चन में क्या है भाई साहब, ये कैसा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका कौन से टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। सर ये आपका वेज डैश टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। भाई वो देखने आना चाहिए भाई ये कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ये बता दे तू, यहां पे आपका ट्रिटियम दिख रहा, यहां पे आपका हाइड्रोजन दिख रहा, यहां पे आपका OH दिख रहा, यहां पे आपका फ्लोरीन दिख रहा। सो ऑब्वियसली बात है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। सो दैट मींस यहां पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, बिकॉज ये ट्रिटियम है और ये हाइड्रोजन है, जिसका आइसोटोपिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसीलिए ट्रिटियम का प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से। ठीक, अब मेरी बात याद कर, मैंने ये बोला था कि अगर आपका वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ, इधर 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 देख, इधर मैंने बोला कि अगर आपका जो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ, ठीक, उसमें जो तेरा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हुआ, अगर वो आपका वेज पे होगा तो आपका जो भी आंसर आएगा आपने उसमें स्विच कर देना है। समझ आया, अगर वो डैश पे था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर वो वेज पे हुआ तो आपने अपने आंसर को स्विच कर देना है। तो मुझे बता इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब। आंसर तो सिंपल है सर, आपने क्या करना है 1 2 3 1 2 3, आप देखो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, दैट मींस आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, आपका आंसर आना चाहिए था एस। लेकिन मुझे पता है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है, वो मेरा वेज पे है, और अगर वो वेज पे है तो मेरे को आंसर को स्विच कर देना है, और क्या हो जाएगा ये आर। क्लियर है इतनी बात। सो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज कंसंट्रेट करो यार। अब इधर देखते हैं, अब यहां क्या करें सर, यहां पे तो मुझे 2-2 कार्यल सेंटर दिख रहे हैं। 2-2 कार्यल सेंटर मतलब आपको दिख रहा है सर, आपको क्या दिख रहा, आपको सर दिख रहा है यहां पे भी एक कार्यल कार्बन दिख रहा, और आपको यहां भी एक कार्यल कार्बन दिख रहा। बिकॉज क्यों सर, इस कार्बन के क्रॉस मुझे 4 ग्रुप लगे दिख रहे हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो इस कार्बन के क्रॉस भी आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, मतलब 4 एसिमेट्री वाली कंपाउंड दिख रही है। देखो अगर आप यहां खड़े होगे तो यहां पे OH दिख रहा, यहां पे CH3 दिख रहा, यहां पे H दिख रहा, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो यहां पे कार्बन दिख रहा और उससे अटैच ये ग्रुप्स दिख रहे हैं। दैट मींस जब आपके पास 2 कायरल सेंटर हो जाए, जब आपके पास 2 कायरल सेंटर वाले कार्बन आ जाए, तब कैसे देखेंगे सर, वही चीज है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताता हूं कैसे करना है। इधर देखो, इधर देखो, अब ये बताओ मुझे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके बीच में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है पहला प्रायोरिटी तो इसका आएगा। अब सवाल उठता है सर इस कार्बन से अटैच कार्बन है और इससे भी अटैच कार्बन है या नहीं। अच्छा इससे भी अटैच CH3 है, इससे अटैच, इस वाले कार्बन से अटैच, देखो यहां से अटैच कार्बन,
यहां से अटैच कार्बन, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, इस कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो दैट मीन्स ये कैसा रोटेशन हो जाएगा। अच्छा, पहले हमने इसका सेट कर लिया, अब इसका सेट करते हैं, अब इसका सेट करते हैं, क्या बोला मैंने, यहां पे हमने अब इसका सेट करेंगे। ठीक, तो दैट मीन्स इधर आ जाएगा 2, इधर आएगा 3 4। ठीक, अब सेम उस तरीके से यहां पे सेट करो, यहां पे ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक, यहां पे फिर उधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4। तो देखो मैं बोलना क्या चाह रहा, अगर आप इसको अच्छे से बनाओगे तो ये ऑर्डर कैसा आ रहा, देखो यहां पे है 3, यहां पे है 1, यहां पे है 4 और यहां पे था 2। ठीक, सेम उसी तरीके से यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, यहां पे 3 था और यहां पे 4 था। उसके बाद कुछ करना नहीं है, जस्ट रोटेट कर दो 1 2 3। सो ये आपको दिख रहा 1 2 3, मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है देखो वो कहां पे है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अगर आपका वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आपने अपने आंसर को क्या करना भाई साहब, आपने उसको स्विच कर देना है। सो यहां पे आपने देखा ये आ रहा है 1 2 3, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3, दैट मीन्स ये आ रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो आना चाहिए था आर, बट ये आर आएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा एस। क्लियर है। सेम उसी तरीके से नीचे देखो सर, यहां पे भी कैसे आएगा, ये आएगा 1 2 3। ठीक, ये आ रहा है क्या 1 2 3, ये कैसा रोटेशन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आना चाहिए था एस, लेकिन एस नहीं आएगा, हम इसको स्विच कर देंगे आर, बिकॉज मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है, वो मेरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो दैट मींस ये वाला सेंटर है कैसा, ये वाला सेंटर है एस, ये वाला सेंटर कैसा है, ये वाला सेंटर है एस और ये वाला सेंटर कैसा है, इसका कन्फिगरेशन क्या है आर। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इधर, एक क्वेश्चन और देखते हैं इधर। देखो इसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहां देखते हैं अपन, यहां देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, यहां पे इसको देखते हैं, इस कलर को देखो। अच्छा सर, मुझे दिख रहा है इस कार्बन के क्रॉस, यहां कार्बन दिख रहा है आपको और एक कार्बन आपको यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा सर। अच्छा, अब इस कार्बन के क्रॉस अपने ग्रुप को मेंशन करना है सर। सो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, दैट मींस यहाँ पे कार्बन है। ठीक, और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन से अटैच ब्रोमीन है। सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक, आपको नंबरिंग करने आना चाहिए बेस्ड ऑन सीआईपी रूल, यही इंपॉर्टेंट है आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, और जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई है बस। अब इधर देखो भाई साहब, इधर हमको पता है इधर हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ये 1 है तो इधर का साइड हो जाएगा 2, उधर 2 हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका इसमें कुछ तो सीन है, कुछ तो सीन है इसमें। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चलो हाइड्रोजन में ले लिया। ठीक, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। बस मैंने नंबर सेट कर दिया, आपने क्या करना है अब बस स्विच कर देना है और रोटेट करके देख लेना है क्या वो आर है या एस है। देखो जैसे अगर आपको यहां दिख रहा हो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये कैसा रोटेशन है भाई साहब, ये कैसा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कहां पे है, 4th पोजीशन पे है। तो इसको हम क्या स्विच करेंगे क्या भाई साहब, नहीं करेंगे। अगर लोवेस्ट प्रोजेक्शन ग्रुप आपका वेस्ट डैश फॉर्मूला में अगर आपका वो डैश पोजीशन पे है तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर रह जाएगा। तो दैट मींस अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो ये इसका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर। क्लियर है। अच्छा, अब इधर देखते हैं भाई साहब सेकंड वाले पे। सो मुझे ये क्या दिख रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। मुझे ये कैसा रोटेशन दिख रहा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मुझे दिख रहा वो कहां पे है, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मुझे कहां दिख रहा है, मुझे वो वेज पे दिख रहा। सो अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपको वेज में दिख रहा है इन वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो आपने अपने आंसर को स्विच कर देना है। तो अगर ये आपको कैसा दिख रहा, अगर ये कैसा दिख रहा, अगर आपका ये क्लॉकवाइज दिख रहा तो क्लॉकवाइज बोलने से आर, लेकिन हमने क्या करना है, आर को स्विच करके क्या कर देना है एस। तो दैट मींस ये सेंटर कैसा है एस। तो ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया आर। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कतई कंसंट्रेशन बना के करनी है, क्योंकि आपने वहां अपने कंसंट्रेशन को खोना नहीं है। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा पॉज लो और उसको अच्छी तरीके से डील करो। आपने पहले नंबर को सेट करना है, पहले सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबर सेट करना है, फिर आपको यह देखना है क्या जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है क्या वो अपने प्रॉपर जगह पे है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें स्विच करो आंसर को, और अगर है तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब हम कन्वर्जन करेंगे। देखो हमने पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हमने ये भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हमने पढ़ा वेस्ट डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है नहीं? अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को मेरे को वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। देखो डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से बताएंगे, मैंने क्या बोला, डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से बताएंगे, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। तो मैं क्या बोल रहा, मैं आपको क्या बोल रहा भाई साहब, मैं आपको क्या बोल रहा, सिंपल सा मतलब आपको यहां क्या देखना, आपने पहले क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देना है मुझे। तो देखो मुझे क्या पता है, इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 3 हो जाएगा और इसका प्रायोरिटी 4 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर है सर? तो अब आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है बेस्ड ऑन द रोटेशन साइड, किस वे में ये घूम रहा। सो मुझे ये दिख रहा है ये 1 2 3 राइट, और अगर ये 1 2 3 घूम रहा दैट मींस ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन आपको यहां पे ये भी दिख रहा है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, आपको यहां पे ये भी दिख रहा कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आपने अपने आंसर को स्विच कर देना है। सो इस अकॉर्डिंग आपको यहां क्या दिख रहा, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। आपको नॉर्मली आपका आंसर क्या आना चाहिए था, आर, बट ये आर आएगा नहीं, ये हो जाएगा एस। क्लियर है? ये हो जाएगा एस। ठीक, अब आपने इसी प्रोजेक्शन को बनाना है वेज डैश में। तो अब आपकी मर्जी, आपने क्या करना है, अब आपकी मर्जी, इसको एस में कैसे कन्वर्ट करोगे वेज डैश में। देखो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका क्या है भाई साहब, आपने क्या करना है, ऐसे करो, एक ऐसे कर लो, एक ऐसे डंडी बना लो, एक ऐसा डैश बना लो, ये हो गया डैश और ये हो गया वेज वाला। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। अब आपने क्या करना है, इधर ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है, अच्छा एक काम कर लो, आप क्या करो, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिसको होना चाहिए था कौन होगा भाई, अगर मैं बोलूं इन सब में सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। मैंने क्या करा, यहां पे हाइड्रोजन रख दिया या नहीं रख दिया। उसका क्या करना है, मेरे को जो मुझे अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो सेट कर दो। जैसे मेरा मन कर रहा है यहां फ्लोरीन रखने का, यहां क्लोरीन रखने का और यहां ब्रोमीन रखने का। ठीक, अब एक बार चेक कर लो इसका प्रोजेक्शन, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। अगर वो एस आ रहा है तो भाई यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर वो एस नहीं आ रहा है, अगर वो आर आ रहा है तो थोड़ा इंटरचेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे क्या पता है, इस पूरे फॉर्मूला में इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये हो जाएगा 1, देन इसके बाद ये एंड देन इसके बाद ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक, अब इसको रोटेट करके देखो, ये कैसे रोटेट हो रहा, ये हो रहा 1 2 3, ये हो रहा 1 2 3, अच्छा ये हो रहा 1 2 3। कैसा रोटेशन है भाई साहब, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और यहां पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कहां पे है, ये आपका डैश पे है। तो अगर ये डैश पे है और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। अच्छा, सो दैट मींस ये जो आपका एस, आपका जो था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, अगर आप उसको वेज डैश में कन्वर्ट करोगे भाई साहब तो ये ऐसा ही दिखेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही आएगा। लेकिन सर अभी किसी का मन करा, सर अभी आप में से बहुत लोग प्राणी ऐसे होंगे कि सर नहीं सर मेरा मन कर रहा है मैं ब्रोमीन को यहां लिखूंगा, क्लोरीन को यहां लिखूंगा। चल भाई वो भी करते हैं, देख तेरा क्या मन कर रहा है, सर मेरा ये मन कर रहा है, मैंने क्या करा, मैंने ऐसे करा कि मैंने जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तू क्या बोल रहा है, सर मैं ब्रोमीन को वहां लिखूंगा, चलो लिख दे भाई, ब्रोमीन यहां हो गया, यहां पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहां पे मैंने क्लोरीन हो गया। जैसा देख, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको आपने डैश पे ही रखना है, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको अपने डैश में ही रखना है। अच्छा चल तेरी मर्जी, तुझे जहां रखना है वहां रख ले, इससे भी कोई मैं तुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, तुझे जहां रखना है वहां रख ले। ठीक, उसका तुझे क्या करना है, उसका बस तुझे प्रायोरिटी सेट करनी है। कैसे सेट करेगा, अब मुझे पता है सर इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा और इसका प्रायोरिटी 3 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसका बस क्या कर, रोटेट कर इसको। कैसे रोटेट करेगा, आप इसको इस तरीके से रोटेट कर लो। ये कैसा रोटेशन है आपका, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये कैसा रोटेशन है आपका, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कहां पे है, डैश पे है, तो आंसर जो आएगा वही रहेगा। दैट मींस ये तो आर आ रहा है सर, हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए एस। तो क्या करोगे आप किसी दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लो। क्या बोला मैंने, किसी भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर लो। तो मान लो मैंने क्या करा, एक मिनट, मैंने क्या करा, इधर ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये जो मैंने ग्रुप्स लिखा है ना, इन दोनों को मैं एक्सचेंज कर ले रहा। मैंने क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने क्या करा, किसी दो भी ग्रुप्स को बस इंटरचेंज कर लो, किसी भी दो ग्रुप्स को बस इंटरचेंज कर लो। चलो मेरा मन कर रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक्सचेंज करने का, तो मैंने इसको इधर कर दिया,
मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगा यहाँ पे, सिचुएशन क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। सिचुएशन यहाँ पे ये बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा भाई साहब। सो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे था ब्रोमीन, एज इट इज ब्रोमीन लिख दो, ठीक, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दो। अच्छा, आपने इसको एक्सचेंज करा था, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पे चला जाएगा हाइड्रोजन, है या नहीं। अब इसकी नंबरिंग कर लो, अब नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर देखो, आपको पता है ब्रोमीन का प्रायोरिटी 1 होगा, इसका प्रायोरिटी 2 होगा, इसका प्रायोरिटी 3 होगा और इसका प्रायोरिटी 4 होगा। होगा या नहीं होगा सर, होगा। अब इसका रोटेट कर लो, रोटेट करके देखो किधर आ रहा है ये। सो ये 1 2 1 3 किधर आ रहा है ये 1 2 3 कैसा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है, वो अगर वेज पे है तो मुझे अपने आंसर को स्विच कर देना है। तो दैट मींस अगर आप इसको स्विच कर दोगे तो आपका आंसर आना चाहिए था आर, बट ये क्या हो जाएगा एस। सो दैट मींस चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, दैट मींस अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को वेज डैश में करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले आपने फिशर प्रोजेक्शन का बना के देख लेना है कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो एस है, आर है, क्या है, तो उस प्रोजेक्शन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने वेज डैश बना लेना है और ग्रुप्स को रैंडमली वहां पे सेट कर देना है। और ग्रुप्स को रैंडमली सेट करने के बाद आपने ट्राई करना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आया था वही सेम प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आपका वेज डैश फॉर्मूला में अटेन हो गया तो दैट मींस वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं, चलो बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे जो आज का मुद्दा था, दैट इज योर पोलारिमेट्री एक्सपेरिमेंट, जो कि हम बोलते हैं पोलारिमेट्री एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको ये पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिससे हमको पता चला। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए जो हमको टूल्स चाहिए थे हमने उसके बारे में प्रॉपरली पढ़ा कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, सर आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं, किस तरीके से हम वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा किस तरीके से सर हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को वेज डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे एंड ऑल, सारी चीजें को हमने अच्छे तरीके से देखा है, राइट। तो आज का जो है एक लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज योर पोलारिमेट्री एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम कल आप जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, राइट। आप भी अब तक पानी नहीं पी लो, खाना खा के मस्त रहो यार, समझ रहे हो। तो इधर देखो, अब हम पढ़ेंगे पोलारिमेट्री एक्सपेरिमेंट। देखो पोलारिमीटर एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, एक पोलारिमीटर एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्या बोला मैंने, पोलारिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि कितने डिग्री में आपका जो लाइट है वो रोटेट हुआ है, ठीक। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे ना तो आपको एक एक्सपेरिमेंट, जब आप एमएससी वगैरह करोगे, आई होप आप ना कोई भी ना एमएससी करो बिकॉज आपका एम जो है डॉक्टर बनना है, तो आई होप आप सभी जो है डॉक्टर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए आप एक अच्छा डॉक्टर बन के सबको सर्व करें एंड ऑल, मेरी यही कामना है। बट फिर भी अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो जब आप हायर स्टडीज में जाओगे आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। सो इधर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा कि लेट से आपका ये कोई भी, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ये जो आपको लाइट, यह देखो मैं कैसे बना रहा, यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लाइट्स बनाई हैं इस तरीके से, देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आंख सही है तो देखो मैं क्या कर रहा, ठीक। यहाँ पे आपको ढेर सारी लाइट दिख रही है, राइट। अच्छा ये कैसा लाइट है भाई साहब, ये आपका है ऑर्डिनरी लाइट। कैसा है लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, दैट मीन्स आम जिंदगी वाली लाइट है। क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। कैसी लाइट है, ऑर्डिनरी। ये कैसा लाइट है भाई साहब, ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक। जब आपने ऑर्डिनरी लाइट को, क्या बोला मैंने, जब आपने ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म के थ्रू पास करा, किससे पास करा, जब आपने इसको पास करा है निकल प्रिज्म के थ्रू, किससे पास करा है, जब आपने इसको पास करा है निकल प्रिज्म के थ्रू, जब इसको आपने पास करा है निकल प्रिज्म के थ्रू, ये आप लेट से, ये आपका क्या है, निकल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म है। क्या बोला मैंने, निकोल प्रिज्म है, जो आप किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, ठीक। इस निकल प्रिज्म क्या करेगा, इसका फंक्शन ये है कि जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है उसको एक अलाइनमेंट दे देगा, और अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से देगा कि किसी एक डायरेक्शन में बस लाइट पास करेगा। अगर अभी देखो यहाँ पे इसका लाइट का जो सोर्स है वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा था,
लेकिन निकल प्रिज्म क्या करेगा, उस लाइट को इस तरीके से अब्सॉर्ब करके खाली जो लाइट एक अलाइनमेंट में है उस अलाइनमेंट में भेजेगा। तो देखो अब यहां क्या सीन क्रिएट हो जाएगा, अब यहां पे सीन देखो क्या हो जाएगा कि ये जो लाइट है, अब देखो सारे लाइट कैसे हो गए, अलाइन हो गए हैं। सारी लाइट कैसे हो गए हैं, ये लाइट सारे कैसे हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको अपन बोलते हैं पीपीएल। दैट इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्या बोला मैंने, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसको हम बोलते हैं पीपीएल। इस पीपीएल को अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करोगे, जो भी आपका सॉल्यूशन है जिसको अगर आप पास करोगे, किससे, जब इसको आप पास करोगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, जो भी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपका सोर्स है, जब इसको आप पास करोगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, जब आप इसको आप पास करोगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, तो देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो आपका यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे अब ये क्या कर सकता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या कर सकता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो तरीके से घुमा सकता है। या तो ये घुमा सकता है या ये नहीं घुमाएगा। जैसे अगर इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया तो दैट मींस इफ इट रोटेट्स, जो सॉल्यूशन है अगर इसने रोटेट कर दिया, इफ इट रोटेट्स द लाइट, इफ इट रोटेट्स द पीपीएल, अगर इसने पीपीएल को रोटेट कर दिया तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा ओए, दैट इज योर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो जाएगा कंपाउंड, आपका कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये जो है कंपाउंड जो है आपका सॉल्यूशन है, ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो दैट मींस अगर ये रोटेशन हुआ किस वे में, देखो अगर ये रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज, अगर ये रोटेशन हुआ थीटा इसका प्लस आया, थीटा इसका प्लस आया, इसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं इसको हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर थीटा नेगेटिव आ गया, अगर आपका थीटा जो है वो नेगेटिव आ गया, जिसको हम बोलते हैं एल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, वी यूज टू से इट एज योर लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे इसको हम, लीवो रोटेटरी। समझ आया भाई साहब, ये हो गया आपका लीवो रोटेटरी। सो दैट मींस जो भी आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, व्हाटएवर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑल अबाउट, जब आपने उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करा, तो वो जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है हो सकता है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे किसी एंगल थीटा पे। तो अगर वो थीटा एंगल से रोटेट हो जा रहा है, सो दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर ऑप्टिकली एक्टिव। और वो ऑप्टिकली एक्टिव देखो, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में घुमा सकता है, या तो उसको वो राइट हैंड डायरेक्शन, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सो अगर आपकी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई और उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या हो सकता है उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो थीटा आ जाएगा नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। सो ये तो था पहला कंडीशन, जब उसने लाइट को रोटेट कर दिया। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो लाइट को रोटेट ना करे। पॉसिबिलिटी क्या है भाई साहब, कि वो लाइट को रोटेट ना करे। इफ इट डजंट रोटेट लाइट, इफ जो सॉल्यूशन है, इफ इट डज नॉट रोटेट लाइट, अगर उसने लाइट को रोटेट, अगर उसने लाइट को रोटेट नहीं करा, अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है अगर उसने रोटेट सॉल्यूशन के थ्रू पास करने के बाद अगर वो लाइट को रोटेट ना करे, सो दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा कंपाउंड, ऑप्टिकली, कंपाउंड कैसा हो जाएगा भाई साहब, कुछ तो बोलेगा यार, कंपाउंड हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज यहां पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, और अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी दैट मींस कंपाउंड कैसा है, दैट मींस कंपाउंड इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं? तो देख, ये एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, एक आपका ऑर्डिनरी लाइट था, राइट, जो भी हमारे पास नॉर्मल लाइट होती है, उस ऑर्डिनरी लाइट को हमने क्या करा है, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करा है। निकोल प्रिज्म का फंक्शन क्या है भाई साहब,
वो क्या करता है, जो ऑर्डिनरी लाइट में जो लाइट हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा था उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे देता है और एक सिंगल लाइन के थ्रू बस वो लाइन पास करता है, राइट। सो आपको यहां दिख रहा है वो सारे लाइट जो है किसी एक प्लेन में अलाइनमेंट है, राइट। तो ये लाइट कैसा हो गया, ये लाइन हो गया पीपीएल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। जब आपने इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करा है तो वहां पे दिख रहा है दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, वो क्या कर सकता है, लाइट को रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर लीवो रोटेटरी, राइट। लेकिन अगर वो कंपाउंड को रोटेट नहीं कर रहा, अगर वो कंपाउंड को रोटेट नहीं कर रहा तो दैट मींस दैट कंपाउंड इज योर कैसा, दैट कंपाउंड इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो ये है जहां की थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो अभी हम टॉपिक में घुसे हैं। जब आपका प्लेन पोलराइज लाइट, जब आपका प्लेन पोलराइज लाइट अगर रोटेट कर जाए सॉल्यूशन में पास होने के बाद, अगर वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाए दैट मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाए तो वो आपका कैसा है, लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। और अगर रोटेट हो जा रहा है प्लेन पोलराइज लाइट तो दैट मींस वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है और वो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये मुद्दा था। दूसरा फेनोमेना मैंने क्या बोला, अगर वो कंपाउंड सॉल्यूशन, अगर वो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट जो है सॉल्यूशन से पास होने के बाद बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन, कोई रोटेशन फोटेशन कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही पास कर जा रहा, कोई आपका एंगल थीटा डेविएशन से, थीटा एंगल से डेविएट नहीं कर रहा, प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं कर रहा, जहां पे थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो दैट मीन समझ जाओ वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। सो विद दिस सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड विद दिस सॉर्ट ऑफ ये आज हम पढ़ेंगे हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो पहला जिस था कि कौन से कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो वही सारे कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल से डेविएट कर दे जब वो लाइट आपके सॉल्यूशन से, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करता हो, ठीक। तभी हम बोलेंगे वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो कर रहा है, राइट। सो वो तो फिनोमेना था ही। सो दैट मींस दो कंडीशन है आपके कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने का। पहला कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन से पास होने के बाद रोटेट कर दे, और दूसरा कंडीशन क्या है, कंपाउंड्स के पास सिमेट्री होनी चाहिए कुछ। जिस कंपाउंड को आप कंसिडर कर रहे हो उस कंपाउंड के पास एटलीस्ट सिमेट्री होनी चाहिए, और उस सिमेट्री का नाम होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज सिमेट्री एलिमेंट, जिसको मैंने बोला है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो दैट मींस ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है और जो कंडीशन है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने का, इसको वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है एंड आई हैव टू बी देयर समवेयर। सो समझ जाओ, समझदार हो यार, कहीं जाना है बस, तो मुझे भी भूख लग रही है। सो आप भी तब तक चिल मारो, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। सो कोई भी डाउट हो, कोई समस्या, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द कुछ भी हो भाई साहब, तो क्लास के बाहर मुझे जल्दी मिलो। क्लास अपनी जो भी डाउट है उसको क्लैरिफाई करते हैं, और आज का जो हमने पढ़ा है और जो भी पीछे का पढ़ा है प्लीज उसको पढ़ो, जो भी डाउट हो क्लियर करो जल्दी, राइट। बिकॉज डाउट में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट हो बिंदास पूछो, राइट। सो हम जो प्लेन ऑफ जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने का, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू रैप अप optical isomerism, right? So till then, thanking you all, bye bye.